सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ बच्चों ने थ्योरी क्लासेस की डिमांड की थी और आज मैंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास वाले चैप्टर की वीडियो डाली है। फ्रेंड्स, अगर आपका मन करे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इजी ट्रिक से मैंने चैप्टर कराया है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDP 600 क्वेश्चंस की सीरीज। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 241। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। कौन सी दशा पूछी है फ्रेंड्स? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। कौन सी होती है? ऑप्शन ए है हमारी सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बी ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। और डी है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। और फ्रेंड्स हमारी इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी बी। कौन सी दशा होती है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए आप। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। इसे तो आप बिल्कुल अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए फ्रेंड्स। विकास वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी है सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। और सी है मूल्यांकन सतत व्यापक क्षेत्रों का होता है। और डी ऑप्शन है ये सभी। और फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए, कैसे शिक्षा के लिए? गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि इसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होता है ये चीज़ देखिए आप। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होता है। ऑप्शन सी है हमारी मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है। तो फ्रेंड्स ये गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है ना, और ये हमारी सारी ऑप्शंस ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि इसे क्या होगा फ्रेंड्स, क्यों देना जरूरी है? ऑप्शंस देखिए। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, नहीं हो तो छोटे बच्चे हैं ना। बी अधिगम को सरल बनाएगा। सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। और डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। और हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा वो अपनी मदर टंग होती है उनकी, जैसा घर पर बोलते हैं सीखते हैं उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम बच्चों को सिखाएंगे, तो वो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शंस देखिए। अच्छी लिखावट। ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। अच्छी लिखावट मतलब अच्छी राइटिंग। सेकंड है लेखन में स्पष्टता। और सी है बड़े अक्षरों में लिखना। और डी है छोटे अक्षरों में लिखना। तो फ्रेंड्स देखिए आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगी? हमारी अच्छी राइटिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर स्पष्ट हम लिख रहे हैं लेकिन राइटिंग किसी की समझ में नहीं आ रही है, गंदी राइटिंग है, तो उसका इम्प्रेशन ख़राब होता है ना। और छोटे अक्षरों में लिखना है तो किसी को दूर बैठे बच्चों को भी नहीं दिखेगा, तो ये भी हमारी रॉन्ग ऑप्शन है। और हमारी सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में भी श्यामपट्ट पर नहीं लिखा जाता। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। बी है उसे दंड देंगे। सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। और डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, आप टीचर हो, आप क्लास में हो और आपके पास कोई स्टूडेंट आता, सब बच्चे आए हुए हैं और वो देर से आता है, ठीक है। तो आप उसके पहली बार में उसके पेरेंट्स को तो नहीं सूचित करेंगे ना, या उसे पनिशमेंट दे दोगे, ये भी गलत है ना। तीसरा है फिर कारण जानने की चेष्टा करेंगे। भाई ये थोड़ा ठीक लग रहा है,
ऑप्शन डी है कि उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, भाई लेट आ गया तो आ गया, तो ऐसे तो सारे ही बच्चे लेट आएंगे, फिर क्लास में कौन आएगा, है ना। ये भी कट गई हमारी। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी कि वो क्यों लेट आया है, उसे क्या वजह हुई, हम उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू नो द रीज़न। और ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 247, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे मूल्यांकन का होता है ऐसे ये शिक्षा का उद्देश्य का है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये भी अक्सर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ऑप्शंस देखिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। ए है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, और सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और ऑप्शन डी है हमारी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए शिक्षा का उद्देश्य, हम क्यों शिक्षा देते हैं बच्चों को, या क्यों शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, ठीक है। हम केवल व्यावसायिक कुशलता की डेवलपमेंट के लिए तो नहीं करते, है ना। ऑप्शन हमारी कट गई। और सामाजिक जागरूकता ही तैयार करेंगे, भैया अपना फ्यूचर जीरो है, बस सामाजिक जागरूकता ही करेंगे, तो ये भी हमारी ऑप्शंस कट जाएगी, है ना। और विद्यार्थियों को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो ये तो कोई शिक्षा का अच्छा उद्देश्य नहीं हुआ। हम सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं ना, तो हमारी ये ऑप्शन भी कट गई। और फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन है हमारी डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। एक अच्छी शिक्षा जो होती है फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य यही होता है और यही होना चाहिए कि वो बच्चे को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करें, ठीक है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक एजुकेशन का कोई यूज़ नहीं होगा तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता फ्रेंड्स। इसलिए हम जो सीखते हैं हमें उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना चाहिए, तभी उस एजुकेशन का हमें कोई बेनिफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शंस देखिए आप। ए है हमारी विद्यार्थियों को दंड देना, तो पनिशमेंट तो कोई होते ही नहीं है कोई मेथड हमारा, ठीक है। और अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना है, तो हम कोई गलती होते सीधे पेरेंट्स को बोले तो ये भी सही नहीं बात है। ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, ये हो सकता है, ठीक है। और डी हमारी इसकी उपेक्षा करना, तो ये नेग्लेक्ट, अगर टीचर किसी चीज़ को कर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर एजुकेशन और टीचर दोनों की ही कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारी तीनों ऑप्शंस कट गई देखिए आप। और ऑप्शन सी है जो अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे आप, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट्स ने मुझे ये लेटर दिया है, ठीक। आपको खुद को एक अच्छा शिक्षक बनकर सोचना है फ्रेंड्स, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ऑप्शन ए है कुछ नहीं करेंगे। अब आपको कोई खुश होकर कोई लेटर दे रहा, बधाई पत्र दे रहा है, आप उसे क्या कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना। उन्हें धन्यवाद देंगे, भाई थैंक यू तो हम कहते ही हैं, ये तो मैनर्स होता है, तो ये ऑप्शन आप सेफ रख लो। उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ये तो अगले की इंसल्ट करना हो गया ना फ्रेंड्स। तो हम अपने विद्यार्थियों का हौसला भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि विद्यार्थी तो हृदय से अपना बधाई पत्र दे रहे हैं ना। और डी है उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, तो शुभकामनाएं कैसे देंगे, वो तो शिक्षक दिवस पर दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, और शिक्षक तो हम हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गई, ठीक है। और हमारी सही ऑप्शन देखो क्या होगी, उन्हें धन्यवाद देंगे, ठीक है। कितना इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। एक एक आप जो ऑप्शंस होती हैं उनको क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए कि आप क्या करेंगे, तो उसमें आप तुरंत आप क्लासरूम में पहुंच जाइए और सोचिए कि आप टीचर हैं और आपके साथ ये इंसिडेंट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, खुद को रिलेट कीजिए, खुद को उस पोजीशन पर रखिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या समझा जाता है। ऑप्शंस देखिए। ए पद्धति असफल है, तो यहाँ मेथड का तो कोई जिक्र नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये तो ऑप्शन कट जाएगी। सेकंड है बी हमारा शिक्षक असफल है, तो फ्रेंड्स ओनली हम शिक्षक को ही ब्लेम नहीं कर सकते, तो ये भी कट जाएगी। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकें असफल हैं, तो फ्रेंड्स हम पाठ्य पुस्तकों को तो कभी ब्लेम कर नहीं सकते, इसलिए हमारी ये ऑप्शन भी कट जाएगी और हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। यह व्यक्तिगत असफलता है,
ओके फ्रेंड्स, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है कि वह व्यक्तिगत असफलता है, क्योंकि उस क्लास में और बच्चे भी होंगे जो टीचर पढ़ाता है, जिसको पढ़कर समझकर वो लोग अच्छे से अपनी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई असफल होता है तो यानी बच्चा ध्यान से नहीं समझता है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, लर्निंग नहीं करता है, तो ये उसकी व्यक्तिगत पर्सनल फेलियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या होती है? ऑप्शंस देखिए, उत्तरदायित्व की अनुभूति, बी ईमानदारी, सी सहभागिता और डी आज्ञाकारिता। हमें बतानी है विद्यार्थी की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसकी क्वालिटी होती है वो होनी चाहिए ओबीडियंसी। क्योंकि अगर क्लास में टीचर उसे बोलता है कि बेटा आप बैठकर होमवर्क कर लो, राइटिंग वर्क कर लो, तो अगर वो अपनी डिसोबीडियंसी दिखाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं तो सिंगिंग करूँगा, मैं तो उठ के जंपिंग करूँगा, तो ये उसकी डिसक्वालिटी हो जाती है। और उसकी जो ओबीडियंसी है फ्रेंड्स, वही एक स्टूडेंट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे फ्रेंड्स? ए, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, बी, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, और सी हमारा उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, और डी, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अब फ्रेंड्स इस सिचुएशन को समझिए। आप मान लीजिए आप टीचर हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो एक स्टूडेंट उठता है और आप पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स हिंदी का ग्रामर का वर्क, और बच्चा उठ के पूछता है साइंस की चीज़, तो आप उसे क्या करेंगे? देखो, दंडित तो उसे करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे का राइट होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है? और फिर उसे कहेंगे कि इस टॉपिक से मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ, तो आप टीचर हो, जो बच्चा पूछता है उसका जवाब तो आपको देना बनता है, ठीक है? तो ये भी आपका गलत कट जाएगा, तो ऑप्शन बी भी कट जाएगी। और तो आप स्टूडेंट को क्या कहेंगे फ्रेंड्स कि कक्षा के बाद आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि क्लास में आपने जो टॉपिक बनाया है, जो आज कराना है, आप अपने उस शेड्यूल को कंप्लीट करोगे, और जो बच्चे का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसे आप बाद में समझा देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स? हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है किस चीज़ का? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ठीक है फ्रेंड्स? उसका जो पीयर अप्रूवल होता है वो उसके लिए बेचैन रहता है। हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 254, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन देखिए, ए है हमारी कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, बी है विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, सी है विद्यार्थियों को दंड न देना, और डी ऑप्शन है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। और फ्रेंड्स हमारी इसकी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। देखो, आप इसको ऐसे समझ भी सकते हैं फ्रेंड्स, अगर कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव है तो उसको तो हम चेंज भी कर सकते हैं, तो उसका भाग जाने का कारण नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव है तो हम उनको इंटरेस्ट करके इसको भी बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स हम विद्यार्थियों को दंड नहीं देंगे तो ये तो भाग जाने का कारण बनेगा ही नहीं, ठीक है ना? ऑप्शन डी है फ्रेंड्स हमारी, स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम रहती है और शिक्षक उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखते हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, तो उनकी ये एटीट्यूड होती है जो टीचर्स का, उनकी निर्दयी अभिवृत्ति, माना जाता है कि विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 255, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, तो व्याख्यान वाला तो जहाँ भी आए कट जाएगा। देखते ही समझ जाइए फ्रेंड्स कि टीचर अगर खाली व्याख्यान ही कर रहा है तो ये ऑप्शन आपकी गलत ही होती है हमेशा। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, वो आप खुद ही खुद लगा रहेगा टीचर, तो ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है? और सी ऑप्शन है हमारी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन हमारी ठीक हो सकती है। डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। अब केवल हम एग्जाम्पल दे के भी किसी बच्चे में स्फूर्ति का विकास नहीं कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 256, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो। ऑप्शन डी हमारी सही हो जाएगी फ्रेंड्स, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, वो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए, बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, सी ऑप्शन है यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ऑप्शन डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। इसलिए प्राइमरी जो टीचर होता है, प्राथमिक शिक्षक, उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, और इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स डी, अभिव्यक्ति। क्या पूछा देखिए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं, ठीक है, उनके विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति होती है, मैनिफेस्टेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 259, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ऑप्शन सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। तो फ्रेंड्स हमारी सारी ऑप्शन सही हो जाएंगी। देखिए, शिक्षक को किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? विद्यार्थियों को समझने के लिए उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उसको बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का जो भी ओपिनियन होता है उसके मत की भी समझ होनी चाहिए। तो हमारी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 260, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और जो एडोलसेंस से रिलेटेड होता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन डाल देते हैं, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं फ्रेंड्स, और वो कौन सा एज होता है हमारा? किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था में बच्चे सक्रिय सदस्य बन जाते हैं अपने जो उनका समकक्षी वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मनोचित्रण का संदर्भ है। देखिए ये पहले भी आया हुआ है ना, रिपीट हो गया फिर से। मन के कार्य का अन्वेषण, इसका सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारी सही हो जाएगी। मनोचित्रण का संदर्भ है, क्या संदर्भ है? मन के कार्य का अन्वेषण। इसको आप बस माइंड में सेट करके रखना, जब भी मनोचित्रण वाला क्वेश्चन आता है आप इसी ऑप्शन को लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्यों उचित है? देखिए ऑप्शन ए है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, ऑप्शन बी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, ऑप्शन सी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ऑप्शन डी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना क्यों उचित है, क्योंकि कोई भी सामाजिक परिवर्तन होता है उसके नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 263, विकास शुरू होता है। विकास तो हमारा भ्रूण अवस्था से ही माना जाता है, इसलिए प्रसव पूर्ण अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ये हमारी प्राकृतिक बुद्धि होती है। ओके, हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है फ्रेंड्स, ये बताना है हमें। और ये देखिए हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, बुद्धि के वितरण। ठीक है, बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। क्या होता है चिंतन? देखिए हमने पियाजे के संज्ञानात्मक में समझा था ना कि संज्ञान को क्या बोलते हैं? चिंतन बोलते हैं। तो आप देखना ये मनोगतिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक ये सब कट जाएगा, और संज्ञान वर्ड को देखिए आप, और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या होती है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
267 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है फ्रेंड्स? वो समावेशन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं वीडियो में, आप उसको अच्छे से समझ लेना फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक पूरा ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे खालिस्तान को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है फ्रेंड्स? देखना आप क्वेश्चन में ही आपका आंसर होगा। शिक्षिका क्या करती है? अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा हेल्प करती है। किस चीज़ में? कि वो एक विशेष क्षेत्र से जो उन्होंने ज्ञान लिया है उसका दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक का दूसरे के साथ जोड़ना क्या हो जाएगा? सहसंबंध। ठीक है, और हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना ब्लैंक दे दिया आगे के लिए हैं। किसके लिए हैं फ्रेंड्स? ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए है हमारी शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी है विद्यालय का नाम रोशन करने और डी है अभिभावकों को संतुष्ट करने। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी कि शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए क्या होता है? विज्ञान और जो कला प्रदर्शनियाँ हैं, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ हैं और या फिर विद्यालय पत्रिका निकालना, ये सब जरूरी होता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 270 कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमें किसकी चिंतन प्रक्रिया बतानी है फ्रेंड्स? कोहलबर्ग की। ठीक है, और उनकी कोहलबर्ग का किससे रिलेशन है फ्रेंड्स? नैतिक से। ठीक है फ्रेंड्स, कोहलबर्ग के कंसेप्ट को भी आप लोगों को क्लियर कराऊंगी, इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल से सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, अभी आप ये लर्न रखिए फ्रेंड्स कि कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत से रिलेशन है। ठीक है, और हमारी ऑप्शन भी सही हो जाएगी, नैतिक तर्कना। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके और जिनको वाकई में ज़रूरत है फ्रेंड्स वो सब इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।